हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट 2024 और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 60 रहने वाली है। और वैसे अगर देखें भारतीय काव्य शास्त्र की तो ये क्लास नंबर 2 रहने वाली है, क्योंकि क्लास नंबर 1 मैंने डाल दी थी कल। और आज टोटल अगर हम क्लासेस देखें हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से, तो हिंदी साहित्य के इतिहास जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का काव्य खंड तक हमने बिल्कुल संपूर्ण कर लिया है और वो इन्हीं 60 क्लासेस में निहित है। तो जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर प्लेलिस्ट में जाकर TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर ये सारी वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगी। वैसे मैं भारतीय काव्य शास्त्र की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो आप जल्दी अपने अच्छे तरीके से तैयारी करें। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि देखो एक बात मैंने पहले भी बताई है कि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए या आप किसी टॉपिक को मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दिया करें, मैं उसी टॉपिक की जो है नेक्स्ट क्लास डाल दिया करूँगी। बाकी जो मैंने टारगेट ले रखा है, जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं TGT PGT एस्टेट के, तो उनको मैं अपने टारगेट के हिसाब से जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से मैं करवाई रही हूँ। तो उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 60 है और काव्य शास्त्र की क्लास नंबर 2 है। साथ ही जो आज की वीडियो है वो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और UGC नेट तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्लास नंबर 1 में मैंने आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट, भारतीय काव्य शास्त्र क्या है, काव्य शास्त्र क्या है, संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्यों के बारे में, ये आप ये सोच रहे होंगे कि है तो ये काव्य शास्त्र, फिर यहाँ से संस्कृत आलोचना के आचार्य कहाँ से आ गए। अगर इन सभी प्रश्नों के डाउट जो है आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। तो उसमें मैंने भरत मुनि पढ़ा दिया था, भरत मुनि को आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। भरत मुनि जो है भारतीय काव्य शास्त्र के सबसे पहले प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि काव्य शास्त्र का इन्हें प्रथम आचार्य माने जाता है। इनका जो समय सीमा है वो 2री शताब्दी है और इनके जो रचना है वो नाट्य शास्त्र है। ठीक है, नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने नाटक के सभी पक्षों पर विस्तृत विवेचना की है और इन्होंने नाट्य शास्त्र को इन्होंने क्या कहा, पंचम वेद कहा, 5वां वेद कहा। फिर मैंने ये भी बताया कि नाट्य शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने 10 काव्य के गुण, 10 काव्य के दोष और 4 अलंकार मैंने आपको बताया था, रूपक, उपमा, दीपक और एक और अलंकार था, कौन सा था, उपमा, यमक। तो ये इन्होंने इन 4 अलंकारों को अपने उसमें महत्व दिया नाट्य शास्त्र के अंदर। और नाट्य शास्त्र के अंदर 36 अध्याय हैं और 5000 श्लोक है। पंचम वेद इन्होंने कहा। इनकी प्रमुख रचना नाट्य शास्त्र है। 2वीं शताब्दी इनकी समय सीमा है। तो ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। नाट्य शास्त्र के 6म एवं 7म अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन है। रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी है, सबसे महत्वपूर्ण। तो इतनी सी देर लगती है एक पॉइंट को, एक टॉपिक को क्लियर करने में। अब हम पढ़ेंगे दूसरा संस्कृत आचार्य जिन्होंने काव्य शास्त्र के में अपने विचार रखे। तो दूसरे आचार्य का नाम आता है भामा। तो इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें ताकि काव्य शास्त्र का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको लेकर आपको कोई प्रश्न ना रहे, इसलिए पहले वीडियो आप ज़रूर देखें। और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आपके आए और उससे मुझे अप्रिसिएशन मिला, प्रोत्साहन मिला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो कोशिश करूँगी आज जैसे ही मैंने अपना सारा काम फिनिश करके, और दिन में क्या करती थी कि मैं धूप सेकने के लिए चली जाती थी, ऊपर नीचे बैठ जाती थी धूप में, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि मैं फटाफट अपना काम निपटा कर और जल्दी से मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो आप सभी अवेयर हो जाएं, बहुत जल्दी आपको एस्टेट की डेट देखने को मिलेगी। और एक बात और बताती हूँ कि पिछली बार HBSC ने जैसे कि TGT PGT टेट का जो है सिलेबस दिया था और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ा रही हैं। और मैंने 2023 का पेपर देखा जो कि सिलेबस देने के बाद हुआ था। तो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ। और 2023 का जब मैंने
क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे लगा कि हाँ, लगभग बातें हमने, लगभग क्या 80% बातें जो है हमने यहाँ पर कवर करवा रखी हैं। और अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से और डीपली पढ़ रहा होगा तो उसे सारी बातें क्लियर होंगी। दूसरा आचार्य, महत्वपूर्ण आचार्य आता है काव्य शास्त्र के अंतर्गत, तो वो है भामा। भामा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय षष्ठ शती यानी कि 6वीं शताब्दी माना है। ध्यान रखें, भरत मुनि का जो समय सीमा है वो 2री शताब्दी था। 2री शताब्दी के बाद दूसरा कवि आता है भामा, और भामा का जो समय है वो 6ठी शताब्दी है। 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित किया क्योंकि उस समय के जो आचार्य थे उनका एक निश्चित समय जो है फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर ये 6ठी शताब्दी के कवि हैं। भामा जो थे ये कश्मीर के निवासी थे तथा इनके पिता का नाम रकरील गोमी था। ये पॉइंट आप सिर्फ जस्ट अपनी नॉलेज के लिए पढ़ें, बाकी ये जो शताब्दी है इनकी, इसे आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ें तो अपने दिमाग में भी रखना है कि भामा के समय सीमा क्या है। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। ध्यान से सुनना कि आप जब संस्कृत के कुछ संप्रदाय भी हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत, जैसे कि रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, ये संप्रदाय आपने पढ़े होंगे। तो ये सभी संप्रदाय जो है इन्हीं आचार्यों से संबंधित है। अब यहाँ पर बात सुनना, भामा ने क्या किया कि जो अलंकार को नाट्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर दिया। मतलब नाट्य शास्त्र के अंतर्गत जिस अलंकार की बात भरत मुनि ने कही थी उस परतंत्रता से, उस गुलामी से इन्होंने मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र यानी कि एक संप्रदाय के रूप में इन्होंने क्या किया, अलंकार संप्रदाय। आप समझ रहे होंगे, मैंने अभी 6 संप्रदाय बताए थे। तो इन्होंने नाट्य शास्त्र, सबसे पहला काव्य शास्त्र था नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र से बाहर निकाल कर इन्होंने, क्योंकि भरत मुनि ने तो नाट्य शास्त्र के अंतर्गत ही काव्य के गुण और काव्य के दोष, अलंकार, इन सभी का विवेचन किया था, लेकिन भामा ने क्या किया कि नाट्य शास्त्र से एक अलग निकालकर अलंकार को, और अलंकार को एक स्वतंत्र संप्रदाय बनाया। अब जी मैंने आपको बताया कि अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, तो इसी प्रकार से भामा ने अलंकार को नाट्य शास्त्र से मुक्त करके और अलंकार संप्रदाय एक स्वतंत्र रूप से बनाया। तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की। अब ध्यान से सुना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि भामा का जो ग्रंथ है वो कौन सा है। तो जिस तरीके से काव्य शास्त्र में इन्होंने, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, उसी प्रकार से भामा ने कौन से काव्य शास्त्र के अंतर्गत कौन से ग्रंथ की रचना की, तो इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। यहाँ पर परिच्छेद का मतलब आप एक अध्याय के तरीके से समझ सकते हैं। जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा था कि भरत मुनि का पढ़ा था कि उसके अंतर्गत 36 अध्याय थे और 5000 श्लोक थे। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था उसमें 36 अध्याय थे, लेकिन जो भामा का काव्य अलंकार नामक ग्रंथ है उसके अंतर्गत 6 परिच्छेदों में वह विभक्त है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भामा के काव्य अलंकार में परिच्छेदानुसार यानी कि अध्याय वाइज निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार है। अब भामा का जो काव्य अलंकार है उसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके जो अध्याय है ना, उनको उसके अंतर्गत उनके सब उप विषय बनाकर इस तालिका से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो काव्य अलंकार है उसको लिखा है। तो 6 अध्याय मैंने अभी बताए आपको, प्रथम अध्याय, द्वितीय और तृतीय अध्याय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्याय। तो 6 अध्याय हैं इसमें। तो प्रथम अध्याय के अंतर्गत इन्होंने किसका वर्णन किया है, ध्यान से समझते जाना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो प्रथम अध्याय के अंतर्गत काव्य के साधन, कि काव्य के साधन क्या होने चाहिए,
काव्य के लक्षण क्या होते हैं और भेदों का निरूपण। ठीक है, काव्य का भेद, काव्य के लक्षण और काव्य के साधन, अगर ये 3 चीज़ों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ये भामा द्वारा रचित जो काव्य अलंकार नामक ग्रंथ है उसके प्रथम अध्याय में आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरे और तृतीय अध्याय के अंदर, यानी कि दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर इन्होंने ने अलंकार निरूपण किया है, मतलब अलंकार के बारे में विस्तृत विवेचना की है। चौथे अध्याय के अंतर्गत 10 दोष निरूपण किया है। और अब ध्यान से सुनना, भामा ने भी काव्य के 10 ही दोष बताए हैं। और पंचम अध्याय के अंतर्गत न्याय विरोधी दोष निरूपण किया है। और छठा जो अध्याय है शब्द शुद्धि निरूपण, शब्दों के शुद्धिकरण के बारे में, और यहाँ पर न्याय विरोधी जो दोष निरूपण है इसके बारे में किया है। तो ये क्या है, वैसे ये तालिका देखें तो जो भामा की काव्य अलंकार नामक जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत ये 6 अध्याय हैं। एक तरीके से उसकी विषय सूची आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। तो अध्याय वाइज यहाँ पर बता रखा है कि पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में अलंकार है, तीसरे में दोष है, चौथे में न्याय विरोधी दोष है और पांचवें में शब्द शुद्धि निरूपण है। ठीक है, छठे में भामा की प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित है। अब ध्यान रखना, भामा ने कौन कौन से काव्य सिद्धांत दिए, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि सारी बातें एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षा उपयोगी सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक एक पॉइंट को देख लेते हैं, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बता रखी हैं। मान लो आप सब्जेक्टिव तरीके से 5-4 पेज पढ़ेंगे तब उसका जो निचोड़ निकलेगा वो यहाँ पर आधे पेज के अंदर ही दे रखा है। ठीक है, तो शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना ही क्या कहलाता है, काव्य सिद्धांत दिया इन्होंने। भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत बता रखा है। एक तो इन्होंने काव्य किसे कहा, शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना चाहिए, यानी कि जो काव्य होना, यानी कि जो कवि कविता की रचना करता है या जो भी काव्य है, काव्य मतलब जो भी कविता, यानी कि जो भी काव्य लिखा गया, ठीक है, उसके अंतर्गत शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं देखने में बहुत ही छोटी सी है लेकिन परीक्षा उपयोगी है और कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ सहित ही क्या है, काव्य है। ये नहीं कि किसी किसी में शब्द की महत्ता हो या किसी में अर्थ की महत्ता हो तो उसे ही अलग अलग माना जाए। जैसे किसी ने शब्द की महत्ता को अधिक माना, किसी ने अर्थ की महत्ता को अधिक माना। लेकिन भामा का सिद्धांत है कि शब्द और अर्थ सहित जो काव्य होता है ना वही प्रथम, मतलब सबसे उचित जो काव्य होता है वो होता है। सबसे उचित काव्य वही होता है जो शब्द और अर्थ सहित काव्य होता है। तो ऐसा कथन किसका है, भामा का है। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुण माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का वर्णन किया। ध्यान से सुनना कि भरत मुनि ने जहाँ पर काव्य के 10 गुण बताए हैं वहीं पर भरत मुनि ने केवल काव्य के 3 गुण माने हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। और मुख्य रूप से यही 3 गुण आप देखने को आपको बुक्स में मिलेंगे। ध्यान से याद रखना, भरत मुनि ने 10 काव्य दोष बताए थे, 10 ही काव्य के गुण बताए थे और 4 अलंकारों के बारे में बातचीत की थी। लेकिन भरत मुनि द्वारा वर्णित जो 10 गुण थे ना, उनके स्थान पर भामा ने केवल 3 ही गुणों को अधिक महत्व दिया और वो 3 गुण है माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, वक्रोक्ति को सभी, अब जब हम रस पढ़ेंगे या गुण पढ़ेंगे तब वहाँ पर आपको बता भी देंगे और ये सारी बातें मैंने पढ़ा भी रखी हैं ऑलरेडी चैनल पर। तो जैसे जैसे कि देखो, जो शुरुआत में मैंने वीडियो डाली हैं और जैसे जैसे पढ़ाने का मेरा भी अभ्यास होता जाएगा तो काफ़ी आपको फ़र्क मिलेगा आने वाली वीडियोज़ में। पहले की वीडियो से अब की जो वीडियो हैं उनमें आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। तो और वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानते हैं। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण किसने माना, तो ये भामा ने माना। 10 विध काव्य दोषों का विवेचन किया। ध्यान से याद रखना, भरत मुनि ने 10 ही काव्य दोष माने हैं, 10 ही काव्य के गुण माने हैं। लेकिन भामा ने 10 काव्य के दोष माने हैं लेकिन गुण जो है ना इन्होंने 3 ही माने हैं।
ये बात याद रखनी है। रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन किया। रीति देखो ये संप्रदाय हैं, अगर आपने ये संप्रदाय नहीं पढ़े हैं तो ये आप ये संप्रदाय पढ़ लें। ये मुझे अब ध्यान नहीं है मैंने ये पढ़ा रखे हैं या नहीं पढ़ा रखे, तो ये मैं पढ़ा भी दूंगी अभी अगर समय रहेगा तो, क्योंकि चैनल की शुरुआत है, धीरे धीरे यहाँ पर कंटेंट इकट्ठा होता चला जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानते हैं। ये पॉइंट्स सीधे तौर पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में ये पॉइंट मिल जाएंगे, इसलिए इन पॉइंटों को आपको ध्यान से पढ़ना है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानते हैं, 10 विध काव्य दोषों का विवेचन किया और रीति को ये नहीं मानते। रीति को न मानकर काव्य गुणों का इन्होंने क्या किया है, विवेचन किया है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। और भामा का एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। भामा का जो सॉरी मैंने क्या लिख दिया, भामा का जो ग्रंथ था उसका नाम है काव्य अलंकार, और ध्यान से याद रखना है काव्य अलंकार। उसके बाद इनका समय है वो 6ठी शताब्दी का है। काव्य के इन्होंने 3 गुण माने, काव्य के इन्होंने 10 दोष माने हैं, और ये वक्रोक्ति को जो है अलंकार का प्राण मानते हैं, रीति को ये नहीं मानते हैं। और कौन सी 3 बातें थी, शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द तथा अर्थ दोनों का ही काव्य होता है। इनका ये मानना है कि शब्द और अर्थ दोनों का ही क्या होता है, काव्य होता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी, एक बार मैंने फिर से रिवाइज कर दी हैं। और इनका जो अध्याय था इनका जो ग्रंथ है काव्य अलंकार, उसमें 6 अध्याय हैं, 6 परिच्छेद हैं, और किस परिच्छेद के अंतर्गत क्या है ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आई होप आपको याद करने में भी ना कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, मैं इतनी बार खुद से रिवाइज कर रही हूँ। तीसरा महत्वपूर्ण नाम आता है आचार्य दंडी का, और दंडी का अपने आप में एक विशेष स्थान रखते हैं। और यहाँ से भी मैं आपको बताऊंगी कि दंडी के बारे में कौन कौन सी बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो आचार्य दंडी का समय 7वीं शती स्वीकार किया है। आप देख रहे होंगे कि इस बुक के अंदर सभी जो आचार्य हैं वो बिल्कुल क्रम से दिए गए हैं। तो दंडी का जो समय है वो है 7वीं शती स्वीकार किया गया है। भरत मुनि की कौन सी थी, भरत मुनि की 2री शताब्दी थी। भामा की कौन सी थी, 6ठी शताब्दी थी। और फिर दंडी की कौन सी आई, 7वीं शताब्दी। 7 दंड दिए, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आचार्य दंडी का समय 7वीं शती स्वीकार किया गया है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। ये पॉइंट सिर्फ जस्ट आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लें। दंडी जो है अलंकार संप्रदाय से संबंध थे। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय से संबंधित है या कौन सा आचार्य अलंकार का विरोधी है, तो ये बातें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। दंडी जो है अलंकार, अभी भामा ने भी अलंकार से संबंधित बात की थी, उन्होंने नाट्य शास्त्र से बाहर निकाला, नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त किया और अलंकार को एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में स्थापित किया। उसी प्रकार से जो दंडी हैं ये भी अलंकार संप्रदाय से संबंध थे तथा काव्य दर्श नामक महनीय ग्रंथ की रचना की। अब दंडी का अगर आपसे काव्य ग्रंथ पूछे तो वो कौन सा है, कौन सा काव्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा इन्होंने, तो काव्य दर्श लिखा। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। तो दंडी का समय सीमा हो जाएगा 7वीं शताब्दी। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो काव्य दर्श है और ये खुद जो है दंडी अलंकार संप्रदाय से संबंध रखते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से याद हो रहे होंगे और मुझे पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। काव्य दर्श के 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। ध्यान से, जहाँ पर भामा के काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद थे और भरत मुनि के उसमें 36 अध्याय थे, वहीं पर दंडी के काव्य दर्श में केवल 4 ही अध्याय हैं तथा लगभग 650 श्लोक हैं, लगभग 650 श्लोक हैं। और दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार के जो पॉइंट हैं वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वैदर्भी गौड़ी रीति एक अपने आप में एक संप्रदाय है। रीति का मतलब होता है मार्ग या फिर शैली। ठीक है, जैसे आपने रीति संप्रदाय के आपने पढ़े थे, रीति काल के अंतर्गत जो कवि पढ़े थे, तो उसी प्रकार से ना रीति अपने आप में एक संप्रदाय है
और ये क्या करते हैं, दंडी एक ऐसे पहले आचार्य हैं जिन्होंने वैदर्भी, गौड़ी रीति है ना, 3 प्रकार की रीति होती हैं। रीतियों के जो भेद हैं वो 3 प्रकार के, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति। ठीक है, 3 रीतियां होती हैं। लेकिन जो दंडी है ना, इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी रीति के पारस्परिक संबंध, जैसे कि सभी लगभग विद्वानों ने इसे अलग बताया, इसे अलग बताया और पांचाली को अलग बताया। 3 रीतियां हमारे पास होती हैं, लेकिन आचार्य दंडी ने क्या किया कि जो वैदर्भी रीति थी और जो गौड़ी रीति थी, इन दोनों के अंदर पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया कि इन दोनों में क्या अंतर है। इन्होंने इस अंतर को स्पष्ट किया तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया कि जो काव्य के गुण होते हैं ना, उसी के अंतर्गत ये क्या आ जाती हैं। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। दंडी की काव्यदर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका, वही बात है कि दंडी का जो अलंकार है, जो दंडी का जो ग्रंथ है काव्यदर्श, उसके अंतर्गत कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय के अंतर्गत इन्होंने काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन किया। आप समझ गए होंगे ना काव्य शास्त्र किसे कहते हैं। थोड़े से एक बात से और बताऊंगी, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक मैंने बताए थे कि किन किन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वो संस्कृत के कौन से आचार्य हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखे। तो ये हम सबसे पहले हमने भरत मुनि पढ़ा, फिर भामा पढ़ा, फिर हम दंडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हैं लगभग वही सारी बातें सभी के ग्रंथ के अंतर्गत। तो प्रथम उसमें क्या है? काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण का विवेचन है। और काव्य के क्या लक्षण होते हैं, काव्य के भेद कौन कौन से हैं, काव्य की रीति कौन कौन से होती है और गुण कौन कौन से होने चाहिए। गुणों के ऊपर विस्तृत चर्चा की भामा ने, इसने दंडी ने। उसके बाद द्वितीय अध्याय में है अर्थालंकार निरूपण। अब अलंकार हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार के, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो अलंकार होते हैं ना, वो हमारे पास 3 प्रकार के, आपको मान के चले। अलंकारों को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला शब्द अलंकार, यानी कि जिसमें शब्दों की प्रधानता होती है। दूसरा जो है अर्थालंकार और तीसरा जो है उभय अलंकार। तो इसमें शब्दों का ज़्यादा महत्व होता है, इसमें अर्थ का महत्व होता है और इसमें शब्द और अर्थ दोनों का बराबर महत्व होता है। तो दंडी ने क्या किया? अर्थ अलंकार का निरूपण किया। उसके बाद तृतीय अलंकार, अर्थ अलंकार के अंतर्गत कौन से आ जाते हैं? जैसे उपमा है, रूपक है, यमक है। ठीक नहीं, सॉरी, यमक तो शब्द में आ जाता है। ये उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये सारे अर्थ अलंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। और इन्होंने क्या किया? तृतीय अध्याय में शब्द अलंकार निरूपण किया। भाई दोनों ही कर दिया इन्होंने, एक उभय अलंकार को छोड़कर। यानी कि द्वितीय अध्याय में इन्होंने अर्थ अलंकार और प्रथम अध्याय के अंतर्गत शब्द अलंकार का निरूपण किया। विशेषतः इन्होंने यमक का किया, देखो ये बता भी दिया। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि वो कौन सा अलंकार है ये? अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले अनुप्रास्य अलंकार है, यमक अलंकार है, वक्रोक्ति है। ये सारे अलंकार किसके अंतर्गत आ जाते हैं? शब्द अलंकार के अंतर्गत। तो इन्होंने शब्द अलंकार का निरूपण किया, विशेषतः यमक का। चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत 10 विध काव्य दोषों का विवेचन किया। तो काव्य दोष तो अब शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि भरत मुनि, भामा और दंडी, इन्होंने काव्य के दोष सभी ने 10 ही माने हैं, लेकिन भामा ने काव्य के गुण 3 माने हैं। इस बात को याद रखना है। और आचार्य जो बलदेव उपाध्याय हैं, इन्होंने दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक भी मानते हैं। तो रीति संप्रदाय से संबंधित हैं। और उसके बाद कौन सी महत्वपूर्ण बात आती है? आचार्य वामन। तो आचार्य वामन को भी आप यहीं पर पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा आपको याद रखना है कि आचार्य वामन चौथे जो आचार्य आते हैं, सबसे पहले हमने भरत मुनि पढ़ा, फिर भामा पढ़ा, फिर दंडी पढ़ा, और चौथा हम पढ़ रहे हैं आचार्य वामन। तो वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक किसको माना जाता है? आचार्य वामन को माना जाता है। या फिर इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूं तो काफ़ी है इसमें। ठीक है, दो करके हम छोटी छोटी वीडियो डालेंगे। तो आचार्य वामन को हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज ये इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ, और हो सकता है शाम तक, ये 2 दिन में मैं आपको सारा ख़त्म करवा दूंगी। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, क्योंकि छोटी वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, काफ़ी एफर्ट डालकर अच्छे से मतलब समझाया जाता है छोटी वीडियो में, और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा कि 20-25 मिनट की वीडियो है, फटाफट लिख लेते हूँ या फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मैसेज मेरे पास आते हैं, तो वहाँ पर मुझे शो भी हो जाता है कि ये अनसब्सक्राइबर है, मतलब जैसे कि मेल पे भी आते हैं, तो मैसेज आपके है ना मुझे कई जगह पर शो होते हैं, तो वहाँ से मुझे पता चल जाता है कि ये अनसब्सक्राइबर है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।